Friends, continuing with chapter number 1, we had first studied regarding the electric charge and their properties. वो आगे के 2 लेक्चर में पढ़ लिया है. अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में. ना इलेक्ट्रिक फोर्स का इंट्रोडक्शन हम कुछ ऐसे देंगे. वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. कौन सा? एक तो पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव. टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Further, we know that like charges repel each other while unlike charges attract each other. यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा एंड नेगेटिव भी रिपेल करेगा. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. This attraction or repulsion between two charges is called electric force. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक फोर्स, the attractive or repulsive type of forces existing between two charged particles is called electric force. तो इलेक्ट्रिक फोर्स दो टाइप के हो गए, attractive as well as repulsive. टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स. बराबर है. फर्दर, हाउ मच फोर्स इट इज, तो इसका वैल्यू ऑब्टेन यूजिंग कूलम्स लॉ. नाउ कूलम वाज अ साइंटिस्ट हु डिड द पायनियर वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच में इलेक्ट्रिक फोर्स इज द मेन थिंग, बेसिक थिंग, पायनियर फंडामेंटल थिंग है. इसलिए उनके नाम पर से यूनिट ऑफ चार्ज दिया गया है कूलम. So Coulomb is given the unit based on this surname of this person, Coulomb. Okay, पूरा नाम था Charles Augustin Coulomb. He has given a law which gives the value of electric force existing between two charged particles. क्लियर? ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में. अब चलते हैं Coulomb's law लेते हैं, जिसके ऊपर से पता लगेगा कि फॉर्मूला कितना कैसे मिलेगा. ओके, तो नेक्स्ट वी गो फॉर Coulomb's law. चलो चलते हैं डिस्कशन करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में. कूलम्स लॉ गिव्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस. ओके, चलो इनका स्टेटमेंट देखते हैं. इट वाज गिवन बाय चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम. पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम. बराबर है. इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया लॉ के बारे में, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, एक चार्ज पार्टिकल Q1 चार्ज का, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 चार्ज का. Two charge particles having charge Q1 and Q2 separated by a distance r. Then electric force acting between them. Electric force बोलना है, attractive या repulsive नहीं. Don't comment attractive या other or repulsive. Just say electric force acting between two charge particles is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. Electric force acting between two charged particles is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. ये दो इसमें दिया गया. Combining these two aggregates, therefore F proportional to Q1 Q2 upon R square. Proportionality हटाएं, constant लगाएं, तो this का बेटा है F equal to K Q1 Q2 upon R square. ये आ गया फॉर्मूला. Now K को बोलते हैं Coulomb's constant. वैसे कोई नाम नहीं था पर कूलम्स कांस्टेंट नाम दे दिया, या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी भी बोल दो तो भी चलेगा. कूलम्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू, के की वैल्यू इज 9 into 10⁻⁹. याद रखने में एकदम इजी है. 9 इज अ वेरी लकी नंबर, तो 9 into 10⁻⁹. इसका यूनिट क्या आएगा, तो के का यूनिट विल बी F into R square अपॉन Q1 Q2. फॉर्मूला को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करें तो यूनिट आराम से मिलेगा. फोर्स का न्यूटन इंटू डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज कूलम स्क्वायर. ये इसका यूनिट हो गया. डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ के कैसे आएगा, तो फोर्स का न्यूटन का m1 L1 T-2 डिस्टेंस स्क्वायर L2 अपॉन चार्ज के लिए याद है हमने A1 T1 लिया था आगे चैप्टर में, तो A1 T1 का स्क्वायर. सो दैट विल मेक m1 L3 T. -2 है, ये 2 पर आएगा तो -4 A-2. तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन फॉर कूलम्स कांस्टेंट के. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है m1 L3
T minus 4 A minus T. ओके, ये कूलम्स कांस्टेंट हो गया ना। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, फिक्स है? नहीं, फिक्स नहीं है। चलो देखते हैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन आगे। तो फॉर्मूला फॉर एफ यानी क्या हो गया, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम, बराबर है। अच्छा, स्टेटमेंट में साथ में डायरेक्शन के बारे में बात कर दी। क्या? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन भी देखने का। तो दिस इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। यानी Q2 अगर Q1 को अट्रैक्ट करेगा, इफ Q2 अट्रैक्ट्स Q1 then that attractive force will be always along this line, force on 1/2 ये डायरेक्शन में होगा। Q2 पे फोर्स Q1 के कारण अट्रैक्टिव है तो यूं रहेगा, रिपल्सिव तो यूं ही रहेगा, अलोंग दिस लाइन ओनली। ओके, 2 का 1 पे रिपल्सिव फोर्स भी यूं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि Q2 अट्रैक्ट करे ना 1 घूमता घूमता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इट इज दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू, ये साथ में ऐड कर देने का स्टेटमेंट में। ओके, अब ये फॉर्मूला, फिर ऑल्सो कूलम ने कुछ एक और फॉर्मूला भी ऑब्टेन किया, F is equal to 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R²। ये दूसरा फॉर्मूला ऑब्टेन किया कि F फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, ये भी मिला। तो दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 and 2, व्हाट वी गेट इज K equal to 1/4πε0। अब ये ε0 क्या है, तो चलो उससे सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाए। ε0 इज 1/4πk। याद रखें ये सिंबल बिलोंग्स टू वाला ε0, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ε0 4πk 1/4πk वैल्यू मिल जाएगा आराम से। क्यों? वी नो दैट 4 × पाई इज 3.14 और k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। इसको सिंप्लीफाई करें तो इट कम्स आउट टू बी 8.85 और लेट्स कीप इट दिस वे 8.9 × 10⁻⁻12। याद रखने में एकदम इजी है। कैसे? 8वीं 9वीं 10वीं करके हैं, 12वीं की तरफ जा रहे हैं। ये चैप्टर हम लोग नॉर्मली कब लेते हैं? 11th का फाइनल एग्जाम होने से पहले, दैट इज समवेयर इन जनवरी फरवरी वी टेक दिस लॉ। तो उस टाइम पे आप 11th में हैं, 10th पूरा करके आए, 11th में हैं और 12th की तरफ जा रहे हैं, तो 8 9 10 करके आए हैं, 12th की तरफ जा रहे हैं, यानी 11th में अटके हुए हैं अभी। वैसे ये नंबर बहुत अच्छी तरह सेट हो जाता है, बराबर है। तो 8.9 × 10⁻⁻12 यूनिट क्या आएगा इसका? तो केस का इनवर्स, के का क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, तो उसका इनवर्स इट विल बी कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ε0 का यूनिट हो गया, बराबर है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बन जाएगा। कैसे? के का इनवर्स, के का जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसको उल्टा लिखो तो m-1 l-3 t4 a2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अभी ε0 है क्या चीज? व्हाट इज दिस ε0? इट इज कॉल्ड permittivity of vacuum. It is permittivity of vacuum. Epsilon stands for permittivity and 0 इस वैक्यूम की बात हो रही है। क्यों वैक्यूम? क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो कूलम ने वैक्यूम को ध्यान में रख के किया एंड ये के की वैल्यू वैक्यूम को ध्यान में रख के आई थी। अगर मीडियम चेंज हो जाता, इफ मीडियम वुड हैव चेंज, तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 नहीं होता, उस मीडियम का परमिटिविटी होता, बराबर है। तो उसमें के की वैल्यू फिर चेंज हो जाती है। तो के इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन सिचुएशन, फॉर अ गिवन मीडियम बिटवीन द टू। अगर बीच का मीडियम चेंज होता है तो के का वैल्यू भी चेंज होगा क्योंकि एप्सिलॉन चेंज होगा। इसलिए ये फॉर्मूला लिखे लीजिए डिफॉल्ट, अगर कुछ बताएंगे नो कमेंट इज गिवन तो ये फॉर्मूला लेके चले, के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ले लें, यानी बाय डिफॉल्ट कंसीडर द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज वैक्यूम अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। इफ इट इज स्पेसिफाइड देन गो फॉर दिस फॉर्मूला, उस केस में ये एप्सिलॉन आ जाएगा, बराबर है। तो इसी को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एनी मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स क्या आएगा? F in presence of that medium will be 1/4πε into Q1 Q2 upon R²। कुछ नहीं है तो वैक्यूम, तो एप्सिलॉन 0, कुछ है तो एप्सिलॉन, और ये फॉर्मूला हो जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। Now here we define one more thing, क्या? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, ये रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एप्सिलॉन r। रेशियो गिवन द परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम टू द कांस्टेंट, दैट इज स्टैंडर्ड। कौन है स्टैंडर्ड? एप्सिलॉन 0। वैक्यूम इज टेकन एज द स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड का परमिटिविटी कितना है? एप्सिलॉन 0। उसके बाद कंपेयर किया परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम
is called epsilon, that's called epsilon r, that's called relative permittivity, इसको बोलते हैं relative permittivity। या फिर इसका दूसरा नाम है और इट्स ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड उस केस में इसका सिंबल कैपिटल के हो जाता है। तो देयरफॉर एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज k into epsilon 0, permittivity of the given medium can be written as k into epsilon 0, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे अगर डाल देंगे तो क्या बनेगा, ये 1/4 पाई k epsilon 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसको ही ले लो तो 1/k अलग 1/4 पाई epsilon 0 इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये ऐसे लिख दे इसको रीअरेंज करके, k को बाहर ले लिया खाली, एंड ये पूरा क्या चीज है f, तो दिस विल बी f by k fm। तो फोर्स इन केस ऑफ मीडियम इज kth पार्ट ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम, यानी दो चार्ज के बीच में अगर वैक्यूम है एंड फोर्स अगर कोई वैल्यू f लग रहा है, फोर्स इज f, देन अगर वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम रख दो तो फोर्स विल बिकम kth पार्ट, f का kth पार्ट हो जाएगा, वेयर k इज अ डायरेक्टली कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे k तो था पहले से, ध्यान रखें ये छोटा k या बड़ा k, स्मॉल k एंड कैपिटल k, दोनों में फर्क समझ लेना, ये दोनों में फर्क है लिखने का भी ना। तो 3 लाइन वाली नोटबुक लेके सीख लो कि स्मॉल कैसे लिखते हैं, कैपिटल कैसे लिखते हैं। स्मॉल k इज रिटन दिस वे एंड कैपिटल k इज रिटन दिस वे, क्योंकि जैसे ही आपने सिंबल में चेंज किया मीनिंग चेंजेस। स्मॉल k इज कूलम्ब कांस्टेंट, कैपिटल k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों का एक ही नाम, एक ही क्वांटिटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोथ आर सेम, एंड इनका यूनिट क्या आएगा, तो इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी एंड परमिटिविटी, तो नो यूनिट, इट्स अ यूनिटलेस एंड सेकेंडली डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ओके, तो ये हो गया, यानी अगर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम नहीं है यानी वैक्यूम है एंड फोर्स F लग रहा है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर मीडियम force will be, force in case of medium is F by k, kth part, that is force becomes kth part। ओके, ये हो गया रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ में जो बात हुई वो फॉर्मूला फोर्स का मिला, प्योरली स्केलर वैल्यू है, देयर इज नो डायरेक्शन इनवर्ड राइट नाउ, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, स्केलर फॉर्म हो गया कूलम्ब्स लॉ का। बट वी वेरी वेल नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हम चलेंगे आगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लेते हैं। उससे पहले कुछ बातें, एक तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये फोर्स क्या है, डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ इज दैट लॉ इन विच फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ऐसे ही एक इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन फोर्स आल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ की खासियत क्या है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, जहां जहां ये इन्वॉल्व है, इट दैट दोस पर्टिकुलर लॉज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, पायनियर और फंडामेंटल लॉ ऑफ दोस पर्टिकुलर फील्ड। जैसे इधर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो उसमें ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ है, कूलम्ब्स लॉ इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर एक जगह पे इट इज यूज्ड, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल। वैसे ग्रेविटेशनल लॉ F=gm1 m2/r², वो भी ग्रेविटेशन के कोई भी फंडामेंटल लो, कोई भी कॉन्सेप्ट लो, सब में वो यूज होता है, यानी वहां पे वो फंडामेंटल लॉ है। ऐसा एक और लॉ आएगा बायो-सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिज्म के केस में, वो भी ऐसा ही पूरे मैग्नेटिज्म में उसका एप्लीकेशन आता है। इस दिस वन ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इस फोर्स की बात करें तो दिस इज अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन टू पार्टिकल्स ओनली, यानी टू पार्टिकल फोर्स है, Q1 Q2 दोनों पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन Q1 Q2 दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल आ गया तो क्या होगा, दैट विल नॉट बी अफेक्टिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। ओके, यानी कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 r/r², इसमें थर्ड चार्ज पार्टिकल की कोई जगह नहीं है। The presence of third charge cannot affect the force acting between the two charge particles, ये याद रखना खास।
ओके, इसको हम लोग आगे डिटेल में लेते हैं जब वेक्टर फॉर्म लेंगे तब। क्लियर अबाउट दिस? ये हो गया कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। जस्ट गो थ्रू इट, कुछ नोट करना हो तो कर लेना। चल नेक्स्ट वी गो फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा उसको वेक्टर फॉर्म में ले लिया। उसके लिए लेट अस सपोज, अच्छा ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ 11 में भी, 11 में चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था। उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म भी लिया था। एग्जैक्टली सेम टू सेम टाइप का डिस्कशन यहाँ पे भी, सेम टू सेम टाइप का डिस्कशन है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले वी टेक अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे सपोज चार्ज Q1 having position vector r1 bar respect to given origin, having position vector r1 bar respect to given origin. Another charge particle Q2 having position vector r2 bar respect to given origin. r2 bar, ये दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन और दोनों के बीच का डिस्टेंस r, दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन और दोनों के बीच का डिस्टेंस r. ओके, now here we can define, ये r1 bar is a position vector of Q1, r2 bar is a position vector of Q2. We can define displacement vector r12 bar as r2 bar minus r1 bar. 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूं हो गया, ये r12 बार हो गया। एंड इससे उल्टा r21 बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r21 बार विल बी डिफाइंड एज r1 बार माइनस r2 बार, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। 1 से 2 तो 2 माइनस 1, 2 से 1 तो 1 माइनस 2। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने 11 में चैप्टर नंबर 4 में सीखा था। ओके, अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ r12 बार क्या आएगा, तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इज r, एंड सेम टू सेम मैग्नीट्यूड r21 बार का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये r12 बार हो गया, वो r21 बार हो गया। ओके, सो दैट्स द केस। तो बोथ आर सेम, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम, डायरेक्शन वाइज बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 किस पे लगा है, Q1 पे। कौन लगा है, Q2। तो फोर्स ऑन 1/2 यूं लिखते हैं, खास ध्यान रखें ये नॉमेनक्लेचर। F12 बार मींस फोर्स ऑन 1/2, पहले ऑन फिर बाय। तो फोर्स ऑन 1/2 इज गिवन एज K Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r², बराबर है। ये तो अपने स्केलर फॉर्म लिख दिया, F12 इज K Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन देखे तो डायरेक्शन क्या आएगा, किस पे फोर्स लग रहा है, ऑन 1, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। किस पे लगा रहा है फोर्स, ऑन 1 पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। एट्रैक्टिव है, रिपल्सिव फोर्स है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने टाइप ऑफ चार्ज डिक्लेयर ही नहीं किया। तो यहां सपोज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, सपोज Q1 एंड Q2 लाइक चार्जेस, दोनों लाइक चार्जेस सपोज करते हैं, तो मतलब दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। अब 1 को रिपेल करेगा 2, किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे, कौन लगा रहा है, 2 लगा है, 2 लगा रहा है 1 पे, रिपल्सिव फोर्स। फोर्स 1 पे लगेगा तो फोर्स तो यूं बताना है, फोर्स 1 पे लग रहा है तो यूं बताना है, एंड रिपल्सिव है डायरेक्टेड अवे, तो ये हो गया फोर्स 1-2 बार, F12 बार। डायरेक्शन कौन सा है, 2 से 1 का, डायरेक्शन 2 से 1 का है ना, तो 2 से 1 का यूनिट वेक्टर लेगा तो डायरेक्शन दे देगा। यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ओनली, बराबर है। तो ये उसका डायरेक्शन बताता है, R21 बार कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1, ये हो गया। ओके, तो फिलहाल R21 कैप डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, रिपल्सिव फोर्स ऑन 2। देखो कैसे पकड़ना है, फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, Q1 पे, कौन लगा रहा है, 2 लगा, 2 1 को धक्का मार रहा है, 1 को धक्का मार, तो 1 पे फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन फोर्स बताने का 1 पे, किस तरफ, रिपल्सिव, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू रिपल्सिव, ये हो गया। यानी डायरेक्शन कौन सा हुआ, 2 से 1 का, 2 से 1 का डायरेक्शन शोन बाय R21 कैप। अब यहां पे वेयर R21 कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन फ्रॉम Q2 to Q1, रिपल्सिव फोर्स है ना, फ्रॉम Q2 to Q1, एंड दिस कैन बी गिवन एज, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बोलता था वेक्टर पॉइंट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड गिव्स अ यूनिट वेक्टर। तो R21 बार अपॉन मॉड, R21 बार क्या है,
R21 बार R1 माइनस R2 दैट इज R1 बार माइनस R2 बार अपॉन ये डिस्टेंस R हो गया, रख देते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर F12 बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q1 Q2 इंटू R1 बार माइनस R2 बार अपॉन नीचे R स्क्वायर था, ये क्या रहा है तो R क्यूब। ओके, नाउ R इज मैग्नीट्यूड R21 इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड R12, बराबर है। R21 का मैग्नीट्यूड है ना, तो इसको ही लिख सकते हैं, R21 को ही लिख देते हैं। तो व्हाट विल गेट इन द डिनोमिनेटर एज K Q1 Q2 इंटू R1 बार माइनस R2 बार अपॉन मॉड ऑफ R1 बार माइनस R2 बार। ये मॉड R1 माइनस R2 मतलब मॉड R21 दैट्स R, इसका क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया फोर्स ऑन 1/2। न्यूमेरिकल में काम आता है। तुम बोलोगे इतना हैवी फॉर्मूला न्यूमेरिकल में, इसे याद कैसे रखेंगे? अरे याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला, वेरी वेरी सिंपल। कैसे? फोर्स ऑन 1/2 ऑन 1/2 तो 1 to 1 1 to 1 minus 2 1 minus 2 1 to 1 to 1 minus 2 1 minus 2 दैट्स ऑल। ऑर्डर मेंटेन करना है। ऊपर वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड है, नीचे डिस्टेंस का क्यूब है। ओके, तो फॉर्मूला इज वेरी इजी। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 by Q1, ऑन Q2 by Q1 क्या आएगा? तो फोर्स ऑन 2 by 1 F21 बार हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको? K 21 है ना, तो Q2 Q1 इंटू R2 बार माइनस R1 बार अपॉन मॉड ऑफ R2 बार माइनस R1 बार का होल क्यूब। ओके, आ गया स्वीट एंड सिंपल। 2 1 है तो 2 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1। ओके, ये लाइक चार्ज है सर, अगर अनलाइक चार्ज होता तो फिर तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता ना। अच्छा, F21 बार यहाँ बताना तो रिपल्स ये हो गया F21 बार, बराबर है। अब इफ अनलाइक चार्जेस, अब अनलाइक चार्ज होते तो मतलब क्या होता? अनलाइक चार्ज होता तो कोई एक नेगेटिव होता। अनलाइक चार्ज होता तो मतलब क्या हो? कोई एक नेगेटिव होता। चलो किसको नेगेटिव लेना है? सपोज Q2 इज नेगेटिव, सपोज Q2 को नेगेटिव लेते हैं, सपोज करते हैं। आप 1 को भी ले सकते हो। अब जो नेगेटिव उसे नेगेटिव, बाकी फॉर्मूला मेंटेन करना है, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला में। जस्ट बी ऑनेस्ट, जो नेगेटिव उसको नेगेटिव लिख लो एंड वो नेगेटिव से अंदर घुसा दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे? देखो, F12 बार विल बी इक्वल टू K Q1, Q2 का नेगेटिव है पर माइनस नेगेटिव Q2 इंटू 1 2 है ना, 1 2 1 minus 2 1 minus 2 अपॉन मॉड ऑफ R1 बार माइनस R2 बार होल क्यूब। अब ये माइनस साइन को अंदर भेज दो तो K Q1 Q2 इंटू R2 बार माइनस R1 बार हो जाएगा मॉड R1 बार माइनस R2 बार होल क्यूब। अब ये अंदर चला गया मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया, वेक्टर फॉर्म में उल्टा हो गया। नहीं, 1 minus 2 2 minus 1 1 minus 2 minus 1 तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो नाउ द फोर्स इज अट्रैक्टिव, अनलाइक चार्ज में बन जाएगा। यानी फॉर्मूला विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इट, यू नीड नॉट मेक एनी चेंज इन द फॉर्मूला। आपको तो ऑनेस्टली जो नेगेटिव उसको नेगेटिव लिखे, जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लिखे। सर दोनों नेगेटिव होते तो दोनों नेगेटिव होते तो प्लस हो जाता ना, फिर तो चेंज आएगा ही नहीं, वो तो लाइक चार्ज का केस हो गया। क्लियर? सो ये है फॉर्मूला जो बेसिकली याद रखना है। 1 to 1 to 1 minus 2 1 minus 2 दैट इज द मेन थिंग, वो याद रखना है। ओके, क्लियर अबाउट दिस? ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्लियरली इसमें दिखता है कि दो के बीच में तीसरे की कोई जगह नहीं है। चलो देखते हैं अगर तीसरा चार्ज हो तो क्या होगा। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोलो। नहीं है तो ये फॉर्मूला खाली याद रखना। चलो अगर सिस्टम मोर देन 2 चार्जेस हो गए तो क्या करेंगे? दो चार्ज के बीच में तो फॉर्मूला हमने देखा, दैट वाज F12 बार इज इक्वल टू K Q1 Q2 1 2 है ना, तो 1 2 1 minus 2 अपॉन मॉड ऑफ 1 minus 2 का क्यूब। ये फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स हो गए तो
तो क्या होगा उस केस में, देखते हैं क्या हो रहा है। चलो सपोज ये चार्ज है Q1 हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 बार, और चार्ज Q1 हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 बार, दूसरा चार्ज Q2 हैविंग पोजीशन वेक्टर R2 बार, एंड एक तीसरा चार्ज Q3 हैविंग पोजीशन वेक्टर R3 बार, और एक चौथा चार्ज Q4 हैविंग पोजीशन वेक्टर R4 बार। ओके, ये चार्जेस हैं ना, सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। चलो किसी को पकड़ लेते हैं, Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करते हैं। तो Q2 पे फोर्स कौन लगाएगा, एक तो 1 लगाएगा, 3 लगाएगा, 4 लगाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 विल बी फोर्स ऑन 2 by 1 प्लस फोर्स ऑन 2 by 3 प्लस फोर्स ऑन 2 by 4। 1 ने फोर्स लगाया सपोज एट्रैक्टिव है, ये F21 बार हो गया। 3 ने फोर्स लगाया सपोज रिपल्सिव है, तो F23 बार हो गया। 4 ने फोर्स लगाया सपोज रिपल्सिव है, तो F24 बार हो गया। यानी Q2 is coming under the influence of more than one forces. Q2 is coming under the influence of more than one forces. तो फिर इफेक्टिव फोर्स कितना उसके ऊपर, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मोर देन वन फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, then the resultant force acting on that charge particle is vector sum of individual forces acting on it. When a given charge is exerted by more than one forces, then the resultant force acting on that charge particle is vector sum of individual forces. चलो ये चार्ज पार्टिकल Q2 था जिसका पोजीशन R2 बार है, एंड इसके ऊपर लगने वाले 1, 2 और 3 फोर्स, ये तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसके ऊपर लगेगा। एंड दिस स्टेटमेंट व्हिच आई सेड राइट नाउ, व्हेन मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, when more than one force act on a charge particle, then the resultant force acting on the charge particle is vector sum of individual forces. This statement is called principle of superposition. Superposition हमने इसे 11 में पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 वेव्स में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सेम टू सेम यहाँ पे भी है, रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस गिव्स द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब इंडिविजुअल तो हम लोग ला सकते हैं कैसे, हियर F21 बार will be equal to KQ2 Q1, 2 1 है ना, R2 बार माइनस R1 बार अपॉन मॉड ऑफ R2 बार माइनस R1 बार होल क्यूब। फिर F23 बार फोर्स ऑन 2 by 3 KQ2 Q3 इंटू R2 बार माइनस R3 बार, 2 3 है ना, तो 2 माइनस 3। वैसे ही 2 4, तो F24 बार इज KQ2 Q4 R2 बार माइनस R4 बार अपॉन मॉड ऑफ R2 बार माइनस R4 बार होल क्यूब। ओके, ये हो गए इंडिविजुअल 3 फोर्सेस, इंडिविजुअल 3। अब तीनों फॉर्मूला पे यहाँ डाल दो, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 विल बी इक्वल टू, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर दिया, एंड रिजल्टेंट क्या होगा, इसको ऐड कर दो, यानी फोर्स ऑन 2 by 1 प्लस फोर्स ऑन 2 by 3 प्लस फोर्स ऑन 2 by 4। चलो अप्लाई करते हैं। तो हर एक में ये 1 2 3 ऐड करने हैं, तीनों में KQ2 कॉमन है, तो KQ2 को कॉमन बाहर निकाल लो, बचेगा क्या, पहले वाले में 2 गया ना, तो 1 Q1 इंटू R2 बार माइनस R1 बार अपॉन मॉड ऑफ R2 बार माइनस R1 बार होल क्यूब, प्लस Q3 इंटू R2 बार माइनस R3 बार अपॉन मॉड ऑफ R2 बार माइनस R3 बार होल क्यूब, प्लस Q4 इंटू R2 बार माइनस R4 बार अपॉन मॉड ऑफ R2 बार माइनस R4 बार होल क्यूब। ओके, वैसे देखा तो ये तो रिपीटेड है, खाली आंकड़े बदल रहे, 2 के 1 के बदले 3 के बदले 4 आ रहा है, तो वी कैन प्लेस इट लाइक दिस, सिग्मा फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to 4 वेयर i नॉट इक्वल टू 2 नहीं आएगा ना, खाली क्या लिखेंगे, QI इंटू R2 बार माइनस RI बार अपॉन मॉड ऑफ R2 बार माइनस RI बार होल क्यूब, बराबर। i इक्वल 1 to 4, 1 2 नहीं लेने का, 3 4 1 3 and 4 3 चले, क्लियर। तो वी कैन राइट इट इन सिग्मा फ्रॉम दिस आल्सो, एंड इन जनरल F2 नहीं लिखना हो तो ऑन jth पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है तो jth पार्टिकल, तो क्या लिखेंगे, ऑन jth पार्टिकल रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, तब 2 की जगह j लिखना है, तो Fj बार विल बी इक्वल टू KQJ, 2 की जगह j लिखना है, सिग्मा ऑल i फ्रॉम 1 to n, जितने लेने हो ले सकते हो, वेयर i नॉट इक्वल टू j, 2 नहीं होना चाहिए, QI इंटू RJ बार माइनस RI बार
अपॉन मॉड ऑफ आर जे बार माइनस आर आई बार होल क्यूब। ओके क्लियर, ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑन jth पार्टिकल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा अगर मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स हो तो। सच अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, ईच वन इज सेपरेट, हर एक जना सेपरेट है, सेपरेट चार्ज पार्टिकल्स है, उसको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसका ऑपोजिट है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फोर्स का फॉर्मूला आ गया। फिर से याद करा दो, 1 और 2 के बीच में लगने वाला फोर्स F21 बार है, 1 और 2 के बीच में लगने वाला फोर्स F21 बार है। इसकी फॉर्मूला में 3 के लिए कोई जगह ही नहीं है, ना 3 के लिए ना 4 के लिए, यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट बी इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। इट्स अ टू पार्टिकल, इट्स अ टू बॉडी फोर्स, इट्स अ टू बॉडी फोर्स, थर्ड पार्टिकल इज नॉट इन्वॉल्व इन इट। याद रखें, यानी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे की हाजिरी से कोई इफेक्ट नहीं आता उसका। हाँ, थर्ड वाले का फोर्स लगेगा, थर्ड के कारण फोर्स लगेगा, पर वो अलग होगा, इंडिविजुअल होगा, 2 और 3 के बीच का होगा, वो 2-1 को अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, 2 विल बी अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ बोथ, इनका रिजल्टेंट 2 पे लगेगा, पर ये इंडिविजुअली 2-1 के फोर्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स इज नेवर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। ये याद रखना, खास जिंदगी की बहुत बड़ी जोरदार फिलोसॉफी है। Force acting by between or relation between two persons should not be disturbed by the presence of a third person. ये इंडिविजुअल रिलेशंस में थर्ड पर्सन की कोई जगह नहीं है। हाँ, जिसके ऊपर थर्ड पर्सन का इफेक्ट है उसको रिजल्टेंट इफेक्ट बैलेंस करना है, जिसके ऊपर थर्ड पर्सन का रिलेशन है उसे बैलेंस करना है दोनों के बीच में, पर इन दोनों के बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पड़ता नहीं है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, पर पढ़ना नहीं चाहिए, वो हमें भी याद रखना है। ये आपके लिए जिंदगी में बहुत बड़ी सीख है। दो जनों के रिलेशन के बीच में तीसरे की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। द रिलेशन शुड बी प्योरली बिटवीन द टू, शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड। आप सोचोगे सर पति पत्नी की बात कर रहे हो तो वो की बात कर रहे हो, नहीं, वो में तो कोई भी हो सकता है, मे बी अ मेल फेलो, मे बी अ फीमेल फेलो, और मे बी योर चिल्ड्रन, एनी केस इट मे बी, किसी के भी कारण आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन में असर नहीं आनी चाहिए। ये खास दिमाग में रखना, फ्यूचर में अगर जिंदगी सुकून से जीनी हो तो, अगर इफेक्ट हुआ तो यू आर गॉन। कूलम्स लॉ ये सिखाता है, इट्स नॉट ओनली अ बुक स्टडी बट इट गिव्स यू फिलोसॉफी ऑफ लाइफ ऑल्सो। ओके, फिर अगली बार अगला पार्ट।